एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आपने अब तक पढ़ा हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री में और ख़ास तौर से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें आपने पढ़ा किस तरीके से फ्रांस में द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म ग्रोथ होता है। फ्रांस में नेशनलिज्म को और अधिक जनरेट करने के लिए, फ्रांस में द स्पिरिट ऑफ यूनिटी प्रमोट करने के लिए, फ्रेंच सिटीजन को और अधिक सिंगल कंट्री का सिटीजन बनाने के लिए, फ्रांस में 1789 के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मीन्स वहाँ पे अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करने के लिए कई सारे डिसीजन लिए गए थे। जैसे उसमें जो मार्टर्स थे, जो शहीद थे, उनका कमेमोरेशन किया गया। न्यू हाइम्स, न्यू पैट्रियाटिक सॉन्ग कंपोज किए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को काफ़ी सेंट्रलाइज्ड किया गया। रीजनल लैंग्वेज या रीजनल डिलेक्ट को डिस्करेज किया गया। फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। उसके अलावा जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको रिप्लेस किया गया। जो पार्लियामेंट का नाम था स्टेटस जनरल, उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रखा गया। तो फ्रांस में टू प्रमोट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट मेजर्स, तो ये सारे डिसीजन फ्रांस के नेशनलिस्ट ने लिया हुआ था। उसके अलावा नेपोलियन ने भी एक मतलब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कुछ समय तक वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम रन करता है, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसे क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से नेपोलियन फ्रांस में रूल करता है। और नेपोलियन बहुत ही एम्बिशियस था, जिसकी वजह से उसने न केवल फ्रांस पर बल्कि फ्रांस के जो नेबरिंग कंट्री थे, पड़ोसी देश थे, वहाँ पर कंट्रोल करता है। तो नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए और उसमें उसने क्या किया, इक्वलिटी इंश्योर किया, राइट टू प्रॉपर्टी इंश्योर किया, सरफडन सिस्टम एबॉलिश किया, स्लेवरी सिस्टम एबॉलिश किया। ट्रेड और कॉमर्स को ईज करने के लिए जो ट्रेड के एसोसिएशन थे, गिल्ड थे, उन पर से कंट्रोल हटा दिया गया, उनको फ्लेक्सिबल कर दिया गया। और वेट और मेजर सिस्टम को काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म कर दिया गया। तो फ्रांस में नेपोलियन ने ये सारे इंट्रोड्यूस किए सिस्टम। उसके अलावा जिन एरिया पर उसने कंट्रोल किया था वहाँ पर भी कर दिया। तो इससे क्या होता है, पूरे यूरोप में कह सकते हैं आप कि पूरे यूरोप के जो लोग थे वो फ्रांस से काफ़ी मतलब इंस्पायर होते हैं। उन्होंने फ्रेंच आर्मी को इनवाइट करना शुरू कर दिया। लेकिन आपने पढ़ा हुआ था कि जो इनिशियल एंथुजियाज्म था वो बहुत ही हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट होता है। मतलब फ्रांस को लेकर जो अदर कंट्री के लोग बहुत एक्साइटेड थे कि फ्रांस के जैसा उनके कंट्री में रिफॉर्म आएगा, मॉडर्नाइजेशन आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तो इंट्रोड्यूस किया लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए उसने क्या किया, सेंसरशिप या मीडिया पर बैन लगा देना, लोगों के एक्सप्रेशन पर बैन लगा देना, या फ्रांस में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में ज्वाइन कराना शुरू कर दिया। यानी फ्रांस में जो फ्रांस के शासक नेपोलियन ने जो टफ मेजर लेने शुरू कर दिए, इसी वजह से स्टार्टिंग में लोग एंथुजियास्टिक थे लेकिन बाद में नेपोलियन के शासन के तरीक़ों से हॉस्टाइल हो जाते हैं। उसके अलावा आपने पढ़ा था कि यूरोप में जो लिबरल थे वो डिफरेंट एरिया के कटिंग अक्रॉस रीजनल टाइज, दे हैव अ कॉमन बॉन्ड। मतलब यूरोप के अलग अलग एरिया के जो रिच लोग थे वो उनके अंदर भले डिफरेंसेस थे, लेकिन जिन चीज़ों में वो कॉमन थे, यूनाइट थे, मैरिज को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, और लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच, इसको डिफरेंट कंट्री के लोग यूज़ करते थे। जैसे आज इंग्लिश जो है किसी कंट्री का लैंग्वेज नहीं है, ग्लोबल लैंग्वेज है, वैसे 17th और 18th सेंचुरी में फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि किसी कंट्री का इंटरनेशनल लेवल पे जितना स्ट्रांग होता है उसका लैंग्वेज वो अपने कल्चर और लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो उस वक्त वर्ल्ड में फ्रांस बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था, खासतौर से यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। तो उसके लैंग्वेज को अदर यूरोपियन कंट्री के लोग बोलते थे। तो रीजनल डिफरेंट एरिया के जो लोग थे वो इस तरह के लैंग्वेज में इन्वॉल्व करते थे, बोलते थे। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा कि यूरोप में जो लिबरल्स थे उनके क्या पॉलिटिकल डिमांड थे, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसेंट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनके पॉलिटिकल डिमांड थे। इकोनॉमिक डिमांड क्या थे कि जो डिफरेंट वेट और मेजर सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। उसके अलावा डिफरेंट टैक्सेस सिस्टम खत्म होने चाहिए। जैसे जर्मनी के डिफरेंट प्रोविंसेस में हर प्रोविंस के अपने क्या क्या थे, अपने कस्टम यूनियन थे, अपने मतलब वेट और मेजर थे। तो उससे व्यापारी को डिफरेंट एरिया में टैक्स पे करना होता था, इससे उन्हें ट्रेड करने में बहुत ही अनकंफर्टेबल थे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जर्मनी के डिफरेंट एरिया को कन्फेडरेशन में बना करके नंबर ऑफ करेंसी 32 से 2 कर दिया। उसके अलावा एक तरह से ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था, जहाँ पे इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी पूरे जर्मनी में लाने का प्रयास किया गया। उसके अलावा आपका यहाँ पे अगला टॉपिक बनता है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इसका मतलब क्या होता है, न्यू कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है कि आपका जो फ्रांस था, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस जो था वो लीडिंग रोल पे था, वो एक तरह से लीडर क्या रोल प्ले किया करता था। 1815 के बाद क्या होता है फ्रांस में कि फ्रांस में 1850 के आसपास क्या होता है, नेपोलियन का जो रूल होता है वो एंड होता है। तो नेपोलियन के पहले का जो प्री सोसाइटी था या सोसाइटी के जो फीचर थे, जैसे कि चर्च या मोनार्की या मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम, तो 1815 में क्या किया गया, नेपोलियन के डिफीट होने के बाद नेपोलियन के पहले का जो सोसाइटल फीचर था, सोसाइटल स्ट्रक्चर था, फिर से उसको
रिस्टोर किया गया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है न्यू कंजर्वेटिज्म, इससे आप क्या सेंस, मतलब क्या इससे समझने का प्रयास करेंगे कि न्यू कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, नेपोलियन का 1815 में डिफीट होता है। यूरोप के जो कई सारे कंट्री थे अपना अलायंस बनाकर, ब्रिटेन उन अलायंस का लीडर था। नेपोलियन को 1815 के वाटरलू का युद्ध हुआ, उसमें नेपोलियन को डिफीट कर दिया। उसके बाद फ्रांस में और अदर यूरोपियन कंट्री में जो पहले नेपोलियन के टाइम पे काफ़ी रिफॉर्म और मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसको रिप्लेस करके फिर से फ्रांस और यूरोपियन कंट्री में कंजर्वेटिव आइडिया, या कंजर्वेटिव आइडिया का मतलब क्या होता है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जो ट्रेडिशनल कस्टम था, वैल्यूज़ था, उसको फिर से कंटिन्यू करने का प्रयास किया गया। मतलब जो कंजर्वेटिव थे या जो ओल्ड थिंकिंग के लोग थे, उनका ये विश्वास था कि सोसाइटी में जैसे चर्च है या सोशल, चर्च हो गया, उसके अलावा सोशल हायरार्की। चर्च और सोशल हायरार्की का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में जो डिफरेंट रैंक लोगों के होते हैं या प्रॉपर्टी राइट सबको नहीं मिलता है, तो मतलब जो सिस्टम पहले का था, पुराना का था, उसको रिस्टोर करना चाहिए। लेकिन 1850 के बाद कंजर्वेटिव लोगों ने ये भी कहा कि हमें पुराने सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन कुछ हमें चेंज करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए नेपोलियन ने जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, तो उसकी वजह से यूरोप में और फ्रांस में क्या हुआ कि मोनार्की को और स्ट्रॉन्ग किया। कैसे स्ट्रॉन्ग किया, मोनार्की के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी आ जाती है, उनके पास बहुत ही एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं वो काफ़ी स्किल्ड हैं, काफ़ी मेरोटियस हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। उसके अलावा अगर आपके पास सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अच्छा है तो आपकी इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही डायनेमिक होगी। उसके अलावा एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, मतलब जो कई तरह के मिडिल मैन टाइप के लोग हैं जो राजा को असिस्ट करते हैं, अगर वो मेरिट के बेस पे नहीं है, स्किल के बेस पे नहीं है, वो अपने बर्थ की वजह से फैसिलिटी या प्रिविलेज एंजॉय करते हैं, तो उसको भी खत्म कर देना चाहिए। तो नेपोलियन ने जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, तो नेपोलियन के मरने के बाद क्या होता है कि जो कंजर्वेटिव लोग थे या सोसाइटी में जो चेंज को अपोज करते थे, उनका मानना था कि हमें नेपोलियन की कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर कुछ नेपोलियन के कुछ अच्छे रिफॉर्म को लेकर चलना चाहिए, और प्लस सोसाइटी के जो कुछ अर्लियर या एंशियंट वैल्यूज़ हैं उनको लेकर चलना चाहिए। वो दोनों को एक मिक्स करके लेकर चल रहे थे। तो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म के क्या आइडियाज़, थॉट थे, आप ये बता दीजिएगा। इस वाले पैराग्राफ से आपसे सवाल पूछता है प्री बोर्ड वगैरह में या आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा, तो इस वाले पैराग्राफ से आपका सवाल क्या बनेगा, चलिए हम लोग इसमें से देखने का प्रयास करते हैं। तो नेपोलियन के हारने के बाद क्या होता है, यूरोप में कौन सा कंट्री लीडर बनता है, यूरोप को लीड कौन करता है, तो उसका नाम था ऑस्ट्रिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग कंट्री हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ पोल में है, एक अलग कॉन्टिनेंट है, और जो ऑस्ट्रिया है ये यूरोप में है, और यूरोप का एक मतलब कंट्री है। मेजर कंट्री तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रिया जो है मतलब यूरोप का प्रॉस्परस कंट्री है। तो नेपोलियन के डिफीट होने के बाद, उसके डेथ के बाद क्या होता है, ऑस्ट्रिया के जो मोनार्क थे, जो ऑस्ट्रिया के क्या कहते हैं, मैटरनिक, हाँ मैटरनिक जो थे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी, उसका कैपिटल वियना था, उसमें उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, और नेपोलियन को डिफीट करने में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनके साथ वो क्या करते हैं, एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेंगे। तो आपसे यहाँ सवाल पूछता है, एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द वियना कांग्रेस, यानी वियना कांग्रेस में जो इम्पोर्टेंट आउटकम हुआ था या जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया था, वो कौन कौन सा डिसीजन लिया गया था, आप उसको एक्सप्लेन करिए। तो वियना मीन्स ऑस्ट्रिया कैपिटल था, और वियना में कौन कौन से मेजर डिसीजन लिए गए थे, तो उसमें ये कहा गया था, क्या कहा गया था आप देखेंगे ना, कि जो भी रिफॉर्म या चेंज नेपोलियन ने किया हुआ है उसको हम फिर से क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। मतलब नेपोलियन अपने टाइम पर जो फैसले लिया था उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं। किसने कहा, मैटरनिक ने कहा। उसके अलावा फ्रांस में फिर से क्या हुआ, नेपोलियन के टाइम पर बर्बन डायनेस्टी हटा दी गई थी, तो नेपोलियन के मरने के बाद फिर से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया। उसके अलावा जिन जिन एरिया को फ्रांस ने नेपोलियन के टाइम पर कंट्रोल किया था, कब्जा किया था, अनेक्स किया था, वो सारे एरिया जो हैं रिस्पेक्टिव कंट्री को वापस कर दिए। प्लस फ्रांस के बॉर्डर पे, फ्रांस के फ्रंटियर पे कई सारे स्टेट बना दिए गए, जिससे कि फ्रांस में कोई फ्यूचर में एम्बिशियस रूलर जो है फिर से नेपोलियन की तरह अदर कंट्री को डिफीट न कर सके। तो अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑर्गेनाइज नियर द बाउंड्री ऑफ फ्रांस से, जिससे फ्रांस फ्यूचर में एक्सपेंशन या विस्तार न कर सके। उसके अलावा नीदरलैंड में बेल्जियम को मिला दिया गया। उसके अलावा प्रशिया जो है आपका, मतलब रशिया को जो है वेस्टर्न वाला एरिया मिल गया, जो ऑस्ट्रिया था उसको इटली का नॉर्थ वाला एरिया मिल गया। उसके अलावा जर्मनी का जो 39 स्टेट्स था, डिफरेंट मतलब एक फेडरेशन था, उसको मतलब उसको लेकर कोई डिसीजन नहीं दिया गया। उसके अलावा रशिया को जो है पोलैंड का एरिया दे दिया गया। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना, मीन्स कांग्रेस ऑफ वियना के क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे, तो आपका इंग्लिश में आंसर क्या रहेगा, रिस्पॉन्स क्या रहेगा, आप इंग्लिश में रिस्पॉन्स करेंगे। आपका रिस्पॉन्स ये रहेगा कि नेपोलियन, इसमें आप ये दिखेगा कि ट्रीटी ऑफ वियना इंपॉर्टेंट आउटकम
इंपॉर्टेंट आउटकम मीन्स आप पॉइंट मीन्स मतलब लिखिएगा, अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस मीन्स वट एवर रिफॉर्म नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड इट वाज रिवर्स्ड, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड, plus the area which France occupied, it was given to most of the respective country, plus a series of state was organized near the border of France so that it could check the expansionist tendency, plus Austria was given north of Italy, plus Russia received Poland of area। तो ये जो है important decision थे। ठीक है, तो आपसे अगर सवाल पूछेगा कि क्या मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया था ऑस्ट्रिया के मतलब उसमें, तो आप ये दिखा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कार्टून है, कैरिकेचर है, इसका सेंस क्या कहता है आप उसको एक बार समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे जो कैरिकेचर दिया हुआ है इसका जो सेंस है वो क्या कह रहा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मुझे इरेजर नहीं मिल रहा, मिल गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है ये लिबरल लोग हैं, ये डेमोक्रेटिक लोग हैं, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि हरे राम क्या हो गया बाटे, राजा तो फिर से आ गए हैं, फिर से हमारे फ्रीडम को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, बट वी आर नॉट लूजिंग अवर पेशेंस, वी विल फाइट अगेंस्ट मोनार्क, वी विल फाइट अगेंस्ट हुएवर कंप्रोमाइजिंग अवर डेमोक्रेटिक राइट, अवर फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे लोग मीटिंग कर रहे हैं लेकिन अपने मास्क लगाए हैं। तो ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि 1815 के बाद 1815 के बाद यूरोप में मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो मोनार्क थे वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लिबरल आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते थे। कोई भी मोनार्की को चैलेंज करता तो उसको वो सप्रेस करते हर तरह के फोर्स से, हर तरह के पावर से। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि गवर्नमेंट यूरोप में जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किए गए थे 1815 में वो ऑटोक्रेटिक थे, मतलब अनडेमोक्रेटिक थे। उनको जो भी क्रिटिसाइज करता था वो उसको बर्दाश्त या टॉलरेट नहीं करते थे। डिसेंट का मतलब क्या होता है कि आप राजा के अपोनेंट हैं, राजा को आप वो कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। जो भी राजा की क्रेडिबिलिटी या लेजिटिमेसी, जो भी कहता कि राजा फेक है, इनके शासन को हम नहीं मानते हैं, तो ऐसे इंसान को राजा क्या करते थे, कर्व करते थे, उनके खिलाफ टफ एक्शन लेते थे। राजा ने क्या किया था, मोनार्क ने क्या किया था, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिया था। आप न्यूज़पेपर जो है अपने तरीके से नहीं पब्लिश कर सकते, कोई प्ले या सॉन्ग आप नहीं कर सकते जिसमें लिबर्टी और फ्रीडम को रिप्रेजेंट किया गया हो। तो बेसिकली जैसे आपसे यहाँ सवाल पूछ लिया जाए इस वाले पैराग्राफ से कि गवर्नमेंट आफ्टर 1815 या मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट most of the conservative government who enjoys most of the government who set up after 1850 they were ऑटोक्रेटिक इन नेचर। मतलब जो भी गवर्नमेंट 1815 के बाद यूरोप में मोनार्क सेटअप हुई वो ऑटोक्रेटिक थी। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिसिज्म और डिसेंट को लाइक नहीं करती थी, वो सेंसरशिप पे बैन लगाई थी। जो भी गवर्नमेंट की वैलिडिटी या क्रेडिबिलिटी या लेजिटिमेसी को सवाल करता उसको वो टफ एक्शन से सप्रेस करती, जो भी, और सेंसरशिप लगा दी थी। उसके अलावा जो भी ड्रामा, पोएम्स, आइडिया और लिबर्टी को दिखाता उसको वो बैन लगाते। तो ये मतलब इसीलिए कहा गया है कि जो गवर्नमेंट थी 1815 के बाद वो बहुत ही मतलब ऑटोक्रेट थी। तो आपको अगर सवाल पूछे तो आप बेहिचक इसका रिस्पॉन्स करिए। उसके बाद अगर आपसे यहाँ पे अगले वाले पैराग्राफ से सवाल पूछेगा, और यहाँ से ज़रूर पूछता है ना, तो यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे जैसे आप हर देश को आज़ाद करने के लिए क्रांतिकारी लोग होते हैं। जैसे भारत में देखो तो भगत सिंह थे या सुभाष चंद्र बोस थे। तो भगत सिंह को हम कहते हैं रेडिकल रेवोल्यूशनरी। रेडिकल का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम को चेंज कर दे इमीडिएटली, जो मतलब अपने कंट्री को फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए या ये लिबरेट करने के लिए, आज़ादी दिलवाने के लिए किसी भी तरीके का सहारा ले, चाहे वायलेंट मेजर हो चाहे नॉन वायलेंट मेजर हो। जैसे भगत सिंह ने क्या किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब उन्होंने हिंसा भी किया था, अंग्रेज़ अधिकारियों को मारा था या अंग्रेज़ अधिकारियों के खिलाफ वायलेंस यूज़ किया था। तो ऐसे इटली को एक मतलब इटली में क्या हुआ था, इटली भी कोई था ना आज़ाद देश नहीं था। इटली जो था उसको डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर दिया गया था। इटली में इटालियन लोग रूल नहीं कर रहे थे। तो इटली को एक कंट्री बनाने के लिए और इटली को इंडिपेंडेंट करने के लिए इटली के जो नेशनलिस्ट थे उनका नाम था जेसीपी मैजनी, जिन्होंने बहुत ही हिस्टोरिकल और जिन्होंने बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे। तो यहाँ पे आपका आ सकता है व्हाट वाज द रोल ऑफ जेसीपी मैजनी टू लिबरेट इटली। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1815 के बाद यूरोप में जो गवर्नमेंट थी बहुत ही ऑटोक्रेटिक थी, बहुत ही कंजर्वेटिव थी। तो यूरोप में गवर्नमेंट की वजह से बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, है ना, लेकिन वो अपने आइडियाज़ और अपने एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। और उस वक्त अगर आप एक नेशनलिस्ट हैं, इसका मतलब ये है कि आप मोनार्की के अगेंस्ट में हैं और आप जो हैं मतलब फ्रीडम और लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो उस वक्त के जो नेशनलिस्ट थे उनका मानना था कि हमको नेशन स्टेट क्रिएट करना है। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट एरिया में किंगडम ना हो, बल्कि आज के टाइम पे जैसे फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो वैसे नेशनलिस्ट चाहते थे कि नेशन स्टेट बने। तो इसी पर्पज़ से क्या करते हैं, जेसीपी मैजनी जो थे इटली के थे, एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे इटली के। 24 ईयर के एज में उन्होंने विद्रोह किया था।
तो इनको जो है उनके देश से निर्वासित करके लिगुरिया या एक मतलब एरिया है लिगुरिया में इनको भेज दिया गया। उसके बाद इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाए। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है कि आप जो संगठन बना रहे हैं वो पब्लिकली एक्टिव नहीं हो सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उन पर बैन लगाया हुआ है। तो जो नेशनलिस्ट थे मैजनी, इन्होंने क्या किया, 2 अंडरग्राउंड संगठन बनाते हैं, एक होता है यंग इटली का और एक होता है यंग यूरोप का। इसमें जो उनके लाइक माइंडेड मतलब उनके टाइप के जो लोग थे और वो इस संगठन को ज्वाइन करते हैं। मैजनी ने कहा कि मैजनी ने कहा जैसे उनका इटली के लिए मानना था कि भगवान भी चाहते हैं कि जो डिफरेंट किंगडम है वो एक नेशन के तौर पर ऑर्गेनाइज हो। इट इज़ द इंटेंशन ऑफ गॉड, इट इज़ द इंटेंशन नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये अननेचुरल है अगर डिफरेंट किंगडम एग्जिस्ट करते हैं। भगवान की भी इच्छा है, भगवान भी चाहते हैं कि देश जो है वो एक राज्य और राष्ट्र के रूप में रहे, न कि किंगडम के रूप में रहे। और इन्होंने कहा कि हम अपने मतलब इन्होंने ये भी कहा कि इटली एक कंट्री बन सकता है कैसे, अलायंस ऑफ नेशंस, मतलब कई सारे राज्य मिलकर एक राष्ट्र बनाए, उससे इटली एक राष्ट्र बन सकता है। और जब इटली एक राष्ट्र बनेगा तभी इटली के लोग जो है फ्रीडम, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर सकते हैं। तो इन्हीं के मॉडल की तरह जिस तरह का मतलब यंग इटली और यंग यूरोप जैसे कि मैजनी बनाया था, तो उनसे इंस्पायर होकर के अदर कंट्री के जो नेशनलिस्ट थे, जैसे यहाँ पे लिखा है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, पोलैंड, तो उन लोगों ने भी मतलब ऐसे संगठन बनाने शुरू कर दिए, मोनार्की को हटाने का प्रयास करना शुरू किए। तो मैजनी जो था ना, इटली का बहुत बड़ा क्रांतिकारी था और वो जो था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या गवर्नमेंट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बेस पे स्टैब्लिश करना चाहता था। और मैजनी से जो कंजर्वेटिव या जो ओल्ड टाइप के लोग थे, जैसे मैटरनिक थे, वो डरते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमारे सोशल ऑर्डर का या हमारी सोसाइटी में जो हमारा जो सोसाइटी है और हमारे सोसाइटी का जो सिस्टम है उसका अगर कोई सबसे अधिक चैलेंज और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो वो मैजनी है। इसीलिए उन्होंने कमेंट किया था कि दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मीन्स प्रेजेंट टाइम में हमारे समय का सबसे हमारे सोसाइटी को डिस्टर्ब करने का सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो मैजनी है। तो आपको यहाँ से पूछ ले कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैजनी फॉर इटालियन यूनिफिकेशन, तो आप कह दीजिएगा ही वाज अ नेशनलिस्ट and he was exiled because he attempted a revolt. Subsequently he organized two important organization and then he said it is the intention of God, nations are the natural unit of mankind, and he said nation must be organized based on the alliance of different states. Plus Mazzini said that because of his continuous opposition, conservative like Metternich once remarked, this person is the most dangerous enemy of our social order। तो ये आप मतलब मैजनी को लेकर के क्या मतलब था वो बता सकते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के बारे में अंग्रेज डरते थे, बहुत कमेंट करते थे, वैसे इटली के मैजनी के बारे में उस वक्त के जो मोनार्क और कंजर्वेटिव लोग थे वो डरा किया करते थे, है ना। तो चलो भाई, मैजनी को आप लोग समझ लिए हैं और मैजनी को अगर आप समझ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैजनी को समझने के बाद अब आगे आते हैं जो इवेंट आपको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और आपसे उम्मीद होती है कि आप क्लास 10th में हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि 1815 के बाद मोनार्की अपने पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, कंसोलिडेट कर रहे थे, लेकिन उस वक्त जो लिबरल या जो नेशनलिस्ट थे वो भी रेवोल्यूशन कर रहे थे। जैसे इटली है, जर्मनी है, ऑटोमन एम्पायर, ये सब ऐसे एरिया थे जहाँ पे मोनार्की शासन कर रहे थे, जहाँ पे वो रिफॉर्म नहीं चाहती थी, जहाँ पे ओल्ड सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहते थे। तो जो लिबरल लोग थे वो डेमोक्रेसी चाहते थे, सिस्टम को चेंज करने के फेवर में थे। तो एक तरफ कंजर्वेटिव थी, दूसरी तरफ लिबरल लोग थे। तो होता क्या है, फ्रांस में एक बहुत बड़ा घटना होता है। क्या घटना होता है, चलिए देखते हैं। जो गवर्नमेंट या जो बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में 1815 में नेपोलियन के मरने के बाद रिस्टोर होती है, उसको फ्रांस की पब्लिक ने 1830 में हटा दिया। एक अपहीवल या रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में, बर्बन किंग को हटा दिया जाता है। फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है कि कुछ शक्तियाँ वहाँ पे मोनार्क या राजा शेयर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और कुछ जो पावर है वहाँ की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो शेयर करेगी। तो फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। तो जो मैटरनिक थे ये फिर डर जाते हैं। मैटरनिक ने फ्रांस के बारे में कहा था, उन्होंने क्या कहा, जैसे लिखा ना कि द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग, मतलब ये मैटरनिक ने, पहले यहाँ मैटरनिक का स्टेटमेंट हम आपको बता दें। मैटरनिक ने कहा कि व्हेन फ्रांस मैटरनिक वंस रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस नीजेज रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी जब फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरे यूरोप को सर्दी आनी शुरू हो जाती है। या फ्रांस जब मतलब फ्रांस को जब जुकाम होता है तो पूरा यूरोप जो है सर्द से परेशान हो जाता है। मतलब फ्रांस में कोई घटना होती है तो असर उसके आसपास होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के बेल्जियम के जो लोग थे वो अपने आप को नीदरलैंड से अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों कमेंट बहुत मैटर करेगा। फ्रांस का जो रेवोल्यूशन 1830 का हुआ तो वहाँ पे मैटरनिक ने कमेंट किया, प्लस मैजनी को लेकर मैटरनिक ने कमेंट किया था।
तो मैटरनिक बहुत बड़ा कंजर्वेटिव था, राजा था, अय्याश आदमी था वो राजा, और राजशाही सिस्टम को कंटिन्यू करने के फेवर में था और नेशनलिस्ट को बहुत डर के देखता था। अब इस वाले पैराग्राफ से आपका सवाल बनता है, कमेंट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जो ग्रीक है एक यूरोपियन कंट्री है और एंशियंट टाइम्स में बहुत ही प्रॉस्परस सिविलाइजेशन या बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री हुआ करता था। एंशियंट टाइम्स में ग्रेट पर्सन, ग्रेट नॉलेज, ग्रेट स्कॉलर लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन मेडवल पीरियड में जो ग्रीस है वो काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है। यहाँ पे जो मुस्लिम एम्पायर था जिसको हम ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, जो टर्की के खलीफा थे, मुस्लिम धर्मगुरु थे, तो ऑटोमन एम्पायर जो था वो टर्की में कंट्रोल की जो मतलब ऑटोमन एम्पायर थे वो ग्रीक को कंट्रोल किए हुए थे। तो ग्रीक कैसे, मतलब ग्रीक या ग्रीस कैसे इंडिपेंडेंस होता है उसी के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो जब यूरोप में रेवोल्यूशन चल रहा था, यूरोप अपने जैसे जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, तो यूरोप में जब रेवोल्यूशन चल रहा था तो उसका असर जो है वो ग्रीस पर भी पड़ता है ना। तो यूरोप का असर जो है ग्रीस पर पड़ता है। तो ग्रीस में क्या होता है, तो आपको यहाँ पे लिखा है, जिससे सवाल आपसे पूछ लिया जाए, कमेंट ऑन ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप अपना आंसर कैसे रिप्लाई करेंगे? आप कह देना कि ग्रीस पहले क्या था, मेडवल पीरियड में ऑटोमन एम्पायर ने इसे कंट्रोल में किया था। तो जिस तरह से यूरोप में अदर कंट्री में नेशनलिज्म चल रहा था तो उसका असर ग्रीस में पड़ता है। तो ग्रीस को इंडिपेंडेंट करने के लिए जो ग्रीक के लोग थे, जो बाहर रहते थे, एग्जाइल लोग थे, नेशनलिस्ट ग्रीस, वो अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं। जैसे हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, तो बहुत सारे इंडियन थे जो अमेरिका में थे, जो फ्रांस में थे, जो इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे ग्रीस के लोग थे जो इंग्लैंड में रहते थे, फ्रांस में रहते थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमारा देश जो है आज़ाद होना चाहिए। यूरोप के लोग ग्रीस को क्यों इंडिपेंडेंस करने के फेवर में थे? क्योंकि ग्रीस जो था वो एंशियंट टाइम में एक ग्रेट सिविलाइजेशन या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब यूरोप में कहीं नॉलेज का या कहीं पे लर्निंग का या कहीं पे ग्रेट आइडिया का बर्थ हुआ है तो वो ग्रीस में हुआ है। इसीलिए ग्रीस को कहा गया है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ग्रीस के इसी एंशियंट हिस्ट्री की वजह से ग्रीस को इंडिपेंडेंस करने के लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, मोबिलाइज होते हैं। ग्रीस के लोग भी होते हैं और यूरोप के अदर कंट्री के लोग भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंग्लैंड के जो कवि थे लॉर्ड बैरन, वो ग्रीस को फ्री करने के लिए ग्रीस में जाते हैं, वहाँ पे उनका डेथ होता है फीवर की वजह से। 1832 में ग्रीस को आज़ाद करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किसके बीच में होता है? ऑटोमन अम्पायर के बीच में होता है और ग्रीस के नेशनलिस्ट के बीच में होता है। और इस ट्रीटी से क्या होता है, ग्रीस एक आज़ाद देश बन जाता है। तो जब आप एक्सप्लेन करेंगे ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में आपका आंसर क्या रहेगा कि इट वाज अ ग्रेट सिविलाइजेशन इन एंशिएंट टाइम्स, इट वाज ऑक्युपाइड बाय द ऑटोमन एम्पायर इन मेडिवल पीरियड, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आल्सो स्पार्क्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमंग द ग्रीक पीपल, मेनी exiled Greek people supported the idea of favoring of independence of their nation, plus most of the European they said Greece must be independence because this country is a cradle of European civilization, and other European country people like the English poet Lord Byron, he collected fund for the helping Greek people to get out Ottoman Empire. Finally the Treaty of Constantinople recognized the independence of Greek. तो जैसे आपसे कोई सवाल पूछ ले कि भाई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, तो कह देना कि ये एग्रीमेंट हुआ था ऑटोमन एम्पायर के बीच में और ग्रीक के नेशनलिस्ट के बीच में। जैसे भारत में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, तो उसके बाद क्या हो गया था कि भारत का संविधान बनेगा, भारत एक आज़ाद देश होने वाला है। कैबिनेट मिशन के बाद इंडिया में होता है माउंट बेटन प्लान। तो इस प्लान से क्या होता है कि भारत को आज़ादी का डिक्लेरेशन हो जाता है कि भारत जो है 15 अगस्त को दो देश, एक भारत और एक पाकिस्तान बन जाएगा। तो ऐसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये इंश्योर कर देता है कि नो लॉन्गर ग्रीस इज इन द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ग्रीस जो है एक आज़ाद देश बन गया है। तो ये वाले हिस्से से आपका ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस से सवाल बन सकता है, या आपका एक नंबर में पूछ सकता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है किसने रिमार्क किया कि व्हेन फ्रांस नेजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ आपकी परीक्षा में बन सकते हैं और पिछले साल अगर देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते आए हुए हैं। और आपका ये जो है ना अगला आपका यहाँ पे जो मतलब कह सकते हैं कि हेडिंग है, इससे आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन बनता है, रोमांटिसिज्म इमेजिनेशन प्लस नेशनल फीलिंग। जैसे आप देखते हो कि भारत में नेशनलिज्म केवल आप फ्रीडम स्ट्रगल करके या आप जो है केवल फाइटिंग करके आप लोगों के बीच में नेशनलिज्म का स्पिरिट डेवलप नहीं कर सकते हैं। आप नेशनलिज्म जो है अपने कंट्री के कल्चर को, अपने कंट्री के एंशिएंट ट्रेडिशंस को रिवाइव करके भी नेशनलिज्म जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था वंदे मातरम के माध्यम से या राष्ट्रगान के माध्यम से या कई तरह के मतलब इन सब के माध्यम से भारत में हम भारतीयों के बीच में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ इंडियननेस, फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस डेवलप करते हैं। तो यूरोप में सवाल यहाँ से बन सकता है कि
यहाँ पे आपका सवाल बन सकता है कि हाउ डिड रोमांटिसिज्म क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, या जैसे यहाँ पे आपका बन सकता है, जैसे यहाँ पे व्हाट वाज द रोल ऑफ, जैसे इस वाले हिस्से से बन सकता है ना कि रोमांटिसिज्म क्या है और रोमांटिसिज्म यूरोप में नेशनलिज्म कैसे डेवलप करता है। तो रोमांटिसिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो रोमांटिसिज्म को आप डिफाइन कर दीजिएगा कि रोमांटिसिज्म जो है कल्चरल मूवमेंट है। कल्चरल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने कंट्री को आज़ाद या लिबरेट करने के लिए अपने एंशियंट कल्चर को, वैल्यूज़ को एम्फसाइज करेंगे। जैसे कोई कंट्री का कि आपका कंट्री बैकवर्ड है तो आप जस्टिफाई कर दो कि नहीं, हमारा कंट्री एक एडवांस्ड कंट्री है। क्यों? क्योंकि एंशियंट टाइम्स में हमारे कंट्री में मैथमेटिशियंस या एस्ट्रोलॉजर्स या अच्छे अच्छे लोग हुए हैं। तो कल्चरल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? अपने कंट्री के पास्ट को रिवाइव करना, लिटरेचर के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, कल्चर के थ्रू। तो रोमांटिसिज्म क्या है? कल्चरल मूवमेंट है जिसने नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को जनरेट करने का प्रयास किया। ये जो मतलब रोमांटिसिस्ट थे, मतलब जो कल्चरल मूवमेंट को कैरी करते थे, वो साइंस और रीज़न को बहुत अप्रिशिएट करने के फेवर नहीं थे। जैसे मान लीजिए आप अपने देश में किसी एक चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और किसी अदर चीज़ को आप मतलब अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो केवल एक ही चीज़ के माध्यम से आपका कंट्री ग्रोथ नहीं कर सकता। केवल साइंस और केवल लॉजिक से आपका कंट्री एडवांस नहीं कर सकता है। अदर देन साइंस एंड लॉजिक, आपकी कंट्री के जो ग्रेट कल्चर है, ग्रेट कस्टम्स हैं, उसका भी रिस्पेक्ट करेंगे, तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो रोमांटिसिज्म क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट है जिसने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जनरेट करने का प्रयास किया। इसने साइंस और ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस और रीजन को मतलब रॉन्ग बताया। उसके अलावा इसने क्या किया? इसने कहा कि नेशनलिज्म जो है हम कल्चर के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं अगर हम फोकस करें इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग का। इमोशन, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कंट्री के पास्ट के ग्रेट पीपल हैं या पास्ट के ग्रेट फिलोसफर्स हैं, उनके जो ग्रेट आइडियाज़ हैं, उनके जो ग्रेट कंट्रीब्यूशंस हैं, उनके इमोशंस हैं, या जो मिस्टिकल फीलिंग्स होती हैं जो बहुत ही मतलब नेचुरल फीलिंग होती है, अगर हम उसको जनता तक लेकर जाएँ तो हम नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रोमांटिसिस्ट थे उनका प्रयास था कि हम कॉमन कल्चर और कल्चर के बेस पे एक नेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जर्मन के फिलोसफर थे गॉटफ्राइड, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जर्मनी जो है वो डॉस वॉक, या जर्मनी एक ग्रेट नेशन है, तो ये ग्रेटनेस जो है जर्मनी के जो लोग हैं वो कैरी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जर्मनी को हम तभी एक ग्रेट कंट्री के तौर पर, नेशन बिल्डिंग के तौर पर उसको हम डेवलप कर सकते हैं जब जर्मनी के ग्रेट कल्चर को रीडिस्कवर करें, उसे हम पॉपुलराइज करें, उसे हम पब्लिश करें। जैसे फोक सॉन्ग, पोएट्री और डांस, इनके माध्यम से हम जर्मनी को ग्रेट बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है वर्नाकुलर लैंग्वेज। जैसे आप भारत में देखो, भारत जो है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत केवल और केवल अंग्रेजी के माध्यम से बहुत आगे बढ़ सकता है। जापान अगर एडवांस्ड हुआ है तो जापान ने वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट किया, लेकिन जापान ने वेस्टर्न कल्चर को इमिटेशन नहीं किया, नकल नहीं किया। मतलब आप जो है, आप अदर कंट्री की टेक्नोलॉजी को लीजिए, लेकिन आप केवल ये मत सोचिए कि हम अंग्रेजी सीख करके उसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप इंग्लिश को एक्सेप्ट करिए, लेकिन मैक्सिमम जो ग्रोथ है आप हिंदी में भी प्रमोट करने का प्रयास करिए। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आप अपने कंट्री के जो आपका ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है, उसके माध्यम से आप अपने कंट्री के नेशनल स्पिरिट को डिस्कवर करने का प्रयास करिए, है ना। तो बेसिकली जैसे आप यूरोप में देखो, एक कंट्री था पोलैंड, और पोलैंड का क्या कर दिया गया था? पार्टीशन कर दिया गया था। जब आपका ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था तो पोलैंड को जो है अलग अलग यूरोपियन पावर को दे दिया गया था। तो पोलैंड जो था कोई एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, लेकिन पोलैंड के डिफरेंट जो लोग थे, जो डिफरेंट एरिया में डिवाइड थे, वो म्यूजिक के माध्यम से और लैंग्वेज के माध्यम से अपनी फीलिंग को शेयर किया करते थे। एग्जाम्पल के लिए पोलैंड के एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, उनका नाम था कारोल कुरपिनस्की, और उन्होंने क्या किया? अपने कंट्री को यूनाइट करने के लिए ओपेरा और म्यूजिक का सहारा लिया। और कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग थे, पोलिश लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से परफॉर्म किया करते थे, जिसको हम कहते हैं पोलोनाइज और मजूरका। तो पोलोनाइज के माध्यम से, मजूरका के माध्यम से, ओपेरा के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, मतलब ये हमारे ऐसे वर्नाकुलर लैंग्वेज और म्यूजिक है जिसके माध्यम से हम अपने कंट्री, जो हमारा कंट्री डिवाइडेड है जैसे पोलैंड है, तो उस कंट्री को हम यूनाइट कर सकते हैं। तो रोमांटिसिज्म क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट है, और इसने कंट्री डेवलपमेंट या नेशन बिल्डिंग में एक अलग तरह का मतलब तरीका ढूंढा था कंट्री को आज़ाद करने के लिए। उसके अलावा जिसे आप रोमांटिसिज्म में ये भी कह सकते हैं कि जब पोलैंड का बंटवारा हो गया था तो पोलैंड को रशिया ने अपने कब्जे में कर लिया था और यूरोपियन पावर को दे दिया गया था। तो पोलैंड के लोगों ने क्या किया? नेशनलिज्म को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने कहा कि हम रशियन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। रशियन लैंग्वेज के खिलाफ जो है आर्म्ड रिवेलियन हो जाता है ना। तो रशिया ने उसको क्रश कर दिया, दबा दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन पोलैंड के लोग थे वो लैंग्वेज को यूज़ करते थे। जैसे आप देखोगे ना कि अगर हम मतलब कभी कभी मतलब
जैसे ब्रिटिश थे तो ब्रिटिशर्स इंडिया में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे थे कि सभी लोग जो हैं जैसे बड़े हायर लेवल पे इंग्लिश का ही कंटिन्यूएशन रहेगा। तो हिंदी लैंग्वेज को जो जानते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज से जो मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं है तो इंग्लिश का अपोज कर सकते हैं। तो जब पोलैंड था, पोलैंड को रशिया ने कब्जे में कर लिया और रशिया ने कहा कि हम पोलैंड को रशियनाइज करना चाहते हैं, मतलब रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पोलिश लोगों ने कहा कि हम रशियन लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने लैंग्वेज को बोलेंगे, तो ये इंडिकेशन है कि हम भले आपके कब्जे में हैं लेकिन फ्यूचर में हम कभी एक हो सकते हैं। तो लैंग्वेज के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से, डांस के माध्यम से, फोक ट्रेडिशन के माध्यम से, या इसी को हम कहते हैं कल्चरल मूवमेंट, और कल्चरल मूवमेंट ने क्या किया था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ाने का प्रयास किया था। तो कल्चरल मूवमेंट क्या है और कल्चरल मूवमेंट ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को कैसे बढ़ाया, एक्सप्लेन करिए। तो आप इन सारे पॉइंट को, जैसे कारोल कुरपिनस्की हो गए, उसके अलावा इनके जो म्यूजिक हो गया प्लस पोलिश लैंग्वेज हो गया, ये सब आप मतलब मेन करिएगा। और आपका पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था, ये वाला भी था, ये वाला भी था, यूरोप में 1830 का जो ईयर है वो हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट के लिए जाना गया है, एक्सप्लेन करिए। वाई द ईयर ऑफ 1830 इज रेफर्ड एज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप, एक्सप्लेन। तो आप कह देना कि यूरोप में इस टाइम पीरियड में मतलब 1830 के आसपास वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एम्प्लॉयमेंट उनके पास बहुत कम रह जाता है, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं, शहरों में स्पेस बहुत कम था तो स्लम एरिया बढ़ जाता है। उसके अलावा कंपटीशन बहुत अधिक हो गया था क्योंकि इंग्लैंड से जो मशीन से सामान बनते थे तो केवल इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइज हुआ था, अदर यूरोपियन कंट्री नहीं हुए थे। तो इंग्लैंड के बने सामान आसानी से बिक जाते थे क्योंकि वो सस्ते में बिकते थे और अदर यूरोपियन कंट्री के लोग जो बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे। उसके अलावा एरिस्टोक्रेसी या जो रिच लोग थे अभी भी सारे पावर एंजॉय करते थे, फार्मर जो थे वो अननेसेसरी टैक्स और ऑब्लिगेशन पे किया करते थे, फूड का जो प्राइस है लगातार बढ़ जाता था अगर फूड प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। उसके अलावा जो पॉपुलिज्म है या स्टारवेशन है या इस तरह की कंडीशन है यूरोप में बढ़ गया था, इसीलिए 1830 के ईयर्स को हम पॉपुलर, हार्डशिप और मतलब ये हम यहाँ पे एड्रेस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर इतना आप तैयार करते हैं तो समझिए कि आप 60-70% पोर्शन इस वाले चैप्टर से आप तैयार कर लेते हैं।